हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इकोनॉमी की फिफ्थ क्लास में। दोस्तों, इस क्लास से पहले हमने बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट को कर लिया था कंप्लीट, है ना। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन वाली वीडियो भी चैनल पे है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको एक साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत आराम से और धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्पीड को भी वैसा ही रखूँगा कि आप एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपको बार बार फिर नए वीडियोस, नए बुक्स को बार बार जाके नहीं देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप, तो फिर अच्छे से देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और हर कॉन्सेप्ट को आराम से समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पहले एक परिभाषा के रूप में देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आय मूल रूप से किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इनकम का मतलब क्या होता है। आय का मतलब, हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके घर पे कोई जॉब करता होगा, तो काम जो वो करते हैं उनके बदले उनको क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। ठीक है, रुपीज़ में मिलता होगा अगर इंडिया में काम करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा समझते हैं हम लोग कि जो पर्सन ए है वो कोई काम करता है और उसके बदले उसको 10 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 10 रुपये मिलते हैं, ये एक दिन के मिलते हैं, एक महीने के मिलते हैं, या एक साल के मिलते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहला ख्याल तो ये रखते हैं कि ये किसी एक देश की आय है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय है, किसी राष्ट्र की आय है ना, यानी कि एक बाउंड्री फिक्स होगी। जैसे ये इंडिया है मान लीजिए, ठीक है, तो अब इंडिया का नेशनल इनकम कैसे अपन समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर बोला है एक वित्तीय वर्ष। एक वर्ष आपको पता है 365 दिन का होता है, लेकिन जब हम लोग वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो आपको पता हुआ 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं हमारा। ठीक है, उसी टाइम बजट भी आता है भारत सरकार का। ठीक है, तो एक चीज़ आपकी ये हो गई कि एक देश है। ठीक है, दूसरा हो गया कि एक वर्ष का समय। तीसरा बात यहाँ पे आ जाता है दोस्तों कि इसमें उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, सर्विस के टर्म्स में जैसे कि बैंकिंग हो गया, कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, वो सर्विस देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, पर बदले में आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। और वैसे ही क्या होता है कि कुछ जो सेकेंडरी सेक्टर हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पर जब वो प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अभी बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं बने हैं, है ना, मतलब वो बीच में है अभी, और एक होते हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होते हैं। तो जब हम लोग जीडीपी या फिर राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं तो जो कंप्लीट बना हुआ वस्तु है, जो वस्तु बन चुका है, उसको लेते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर हम लोग जो चीज़ नहीं बनी है, अभी बन रही है, प्रोसेस में है, अगर उसको लेंगे तो फिर वो सेकेंड बार वही प्रोडक्ट फिर वैल्यू एडिशन के लिए जाएगा, फिर और वैल्यू एडिशन के लिए आगे जाएगा, तो बार बार वो प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी में काउंट होते जाएगा। तो इससे दिक्कत ये होगी कि बार बार उसका रिपीटेशन होगा, तो जो एक्चुअल इनकम है कंट्री का, हम लोग वो नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है किसी भी देश की और उसका आकलन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अंतिम रूप से वो जो चीज़ बना पाया है उसी का मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है आप समझ गए होंगे कि एक देश होता है, फिर एक वर्ष का जो समय है वो होता है, और जितना भी उत्पादन होता है गुड्स और सर्विस दोनों का, ठीक है, उसका जो कुल मौद्रिक मूल्य है, यानी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय।
इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो देश के सामान्य निवासी होते हैं, इस सामान्य निवासी वर्ड को मैं आपको और आगे समझाऊंगा अभी इसी वीडियो में। पहले आप एक परिभाषा के स्तर पे समझिए कि जो देश के सामान्य निवासी होते हैं, वो जो कारक आय जो उनका होता है टोटल, उसका जो टोटल हम लोग जब उसका सम निकालेंगे तो वो हमारा बनेगा क्या, राष्ट्रीय आय। अब वो कैसे बनेगा, तो चलिए एक एक जो टर्म है उसको आराम से समझना पड़ेगा। देखिए सुनने में मुश्किल लगेगा जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, लेकिन जब आप सारे के टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे कि घरेलू सीमा क्या है, सामान्य निवासी क्या होता है ना, साधन लागत क्या है यानी फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, तो फिर आप खुद से इन सारी चीज़ों को निकाल पाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, आपको बस इतना सीखना है, वरना आप रटने पे जाएंगे तो रटते रहेंगे और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो रटने वाले से बेस पे सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और एक एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको समझते हैं ध्यान से। देखिए मैंने आपको बोला ना कि जो देश के सामान्य निवासी है उनका जो कारक आय का जो योग है वही राष्ट्रीय आय है। तो अब कारक आय क्या है, तो देखिए दोस्तों, कारक आय उस आय को कहते हैं जो कि उत्पादन के कारकों से प्राप्त होता है। अब आप ये बोलेंगे कि उत्पादन के कारक क्या है भाई, तो याद करिए मैंने आपको सबसे पहली क्लास में ही बताया था कि कुछ भी उत्पादन हो रहा है तो उसके 4 कारक होंगे, वो 4 फैक्टर्स होंगे ही होंगे। एक तो आपका होगा कैपिटल यानी पूंजी, दूसरा होगा लेबर यानी श्रम, तीसरा होगा लैंड यानी भूमि, और चौथा होगा उद्यमशीलता। ठीक है। अब देखिए जब हम लोग भूमि होता है, भूमि लेते हैं तो भूमि के बदले हम लोग को क्या पे करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है दोस्तों भूमि को, है ना, किराया चुकाना पड़ता है। जो कैपिटल होता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है प्रॉफिट, है ना, पूंजी लगाएंगे तो बदले में आपको लाभ मिलेगा। लेबर को क्या मिलता है दोस्तों, उसको मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है। ठीक है। और जो उद्यमशीलता होता है उसको मिलता है पूरा पूरा लाभ। ठीक। तो इन चारों, ये जो 4 फैक्टर्स है, यही 4 फैक्टर्स हैं दोस्तों उत्पादन के। तो देश में ये 4 फैक्टर्स जितना भी इनकम जनरेट करते हैं वही राष्ट्रीय आय है। ठीक है। अब कारक आय को और एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने घर पर, ठीक है, 10 बच्चे आते हैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने। ठीक। अब क्योंकि 10 बच्चे आते हैं और आपके घर में भी 2 बच्चे हैं, तो आप उन 2 बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, साथ में उन बच्चों के, पर आपको जो फीस मिलती है वो इन 10 बच्चों से ही मिलती है। क्योंकि ये 2 बच्चे आपके घर के हैं तो इनकी तो फीस आपको मिलेगी नहीं। तो ये जो 10 बच्चे आपको जो भी फीस पे करते हैं वो आपके लिए कारक आय होगा। यहाँ पे जो आप श्रम कर रहे हैं उसके बदले आपको वेतन प्राप्त होगा। पर ये 2 बच्चे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, आप इनके ऊपर भी श्रम कर रहे हैं। पर अर्थव्यवस्था के सेंस से देखें तो श्रम वो चीज़ है जिसका कोई मौद्रिक मूल्य होता हो। ठीक है। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो आप समाज सेवा मान लीजिए। ठीक है, उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। और ये भी बहुत बड़ा इशू है क्योंकि जो महिलाएं काम करती हैं हमारे घर में, मम्मी काम करती है, दीदी काम करती है, तो अगर आप कोई मेड रखेंगे तो आपको उसको 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा उतना काम करने का, कम से कम। पर क्योंकि मम्मी वो काम करती है तो वह पैसा किसी को देना नहीं पड़ता है। तो ये भी इशू है कि महिलाएं जो घर पे काम करती हैं, गृहस्थ महिलाएं, उनको भी क्यों ना जीडीपी में जोड़ा जाए। लेकिन क्योंकि मॉनेटरी टर्म में उसका वैल्यू फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अभी तक जीडीपी में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हमने कारक आय समझा। एक और आय का प्रकार है हस्तांतरण आय। इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। क्यों नहीं करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों ये एक पक्षीय भुगतान है, इसमें वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि सरकार जैसे सब्सिडी देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता, तो ये पैसा तो जा रहा है सामने वाले के पास में, लेकिन वो उनका इनकम नहीं है कि नहीं, ये आप समझ गए होंगे। इसीलिए इस तरीके की जो आय होती है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने स्लाइड में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, आप बस चीज़ों को समझिए ध्यान से।
सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास 2 टर्म है, ठीक है। इसका क्योंकि जीडीपी से सीधा रिलेशन है, राष्ट्रीय आय से सीधा रिलेशन है, इसीलिए दोनों को अभी समझना पड़ेगा क्योंकि आगे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा भी। तो देखिए आर्थिक समृद्धि जो है, इसमें से आप आर्थिक वर्ड को हटा दीजिए, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए। आप देखिए समृद्धि और विकास, अगर आप अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे तो समृद्धि का जो इंग्लिश टर्म है वो है ग्रोथ और विकास का मतलब है डेवलपमेंट। तो देखिए दोस्तों, समृद्धि का मतलब है एक सिंगल डायमेंशन की ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। पर जब आप डेवलपमेंट का बात करेंगे तो उसका मतलब है कि हर तरीके से अलग अलग आयामों में, ठीक है, सब तरीके से ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर समृद्धि 2 + 2 = 4 होगा, फिर +2 करेंगे तो 6 होगा, पर वही आर्थिक विकास क्या होगा, 2 × 2 × 2। समझ रहे हैं, ये गुणात्मक रूप से बढ़ता है। आर्थिक समृद्धि क्या है, नैरो है, पर आर्थिक विकास ब्रॉड है। और ये जो वेन डायग्राम है, अगर आप ध्यान से समझें इसको, तो देखिए आर्थिक समृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का पार्ट है, पर आर्थिक विकास उससे ज़्यादा व्यापक है। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि समृद्धि छोटी है और विकास बड़ा चीज़ है, ठीक है। दोनों में बहुत मेजर फ़र्क है, ये एक सेम टर्म लगता है पर दोनों अलग हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है दोस्तों कि जब भी आर्थिक विकास के लिए हम बढ़ते हैं, हमारा गोल आर्थिक समृद्धि नहीं है, हमारा गोल है आर्थिक विकास। तो जब हम लोग आर्थिक विकास की तरफ बढ़ते हैं तब उस समय आर्थिक समृद्धि जो है ज़रूरी होती है। पर ऐसा नहीं कि आर्थिक समृद्धि होगी तो आर्थिक विकास हो ही जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आर्थिक विकास होने के लिए समृद्धि ज़रूरी है। और इस तरीके का अगर मान लीजिए PYQ बनता है, ठीक है, कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि ज़रूरी है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि अगर आर्थिक समृद्धि होती है तो अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास होगा, दूसरा ऑप्शन है ना। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड को। यहाँ से दोस्तों जीडीपी का जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, जहाँ से आप जीडीपी और एनएनपी जैसे जो शब्द हैं उनके अर्थों को निकालेंगे, है ना, उसकी मीनिंग को समझेंगे। वो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है उसका नाम है घरेलू सीमा, ठीक है। अब राजनीतिक रूप से अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और मैं पूछूं कि घरेलू सीमा क्या है भारत की, तो आपको जो राजनीतिक सीमा है उसी को घरेलू सीमा माना जाएगा। लेकिन जब हम लोग अर्थव्यवस्था में आते हैं तो यहाँ घरेलू सीमा का मतलब होता है कि राजनीतिक सीमाएं तो होंगी ही, इसके साथ साथ जो सामुद्रिक सीमा होती है, जो 200 नैनोमेटिकल माइल्स तक होती है, वो भी होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो विदेशों में, यानी कि जो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, अफ्रीका के कई सारे देश हैं, ब्राज़ील में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, है ना, तो जो विदेशों में हमारी एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, आर्थिक दूतावास होते हैं, सैनिक प्रतिष्ठान होते हैं, ये सारे क्षेत्र हमारी घरेलू सीमा के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, सच्ची घटना है ये। विकीलीक्स का नाम आपने सुना होगा, इसके जो संस्थापक हैं जूलियन असांजे, ठीक है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। तो अमेरिका के बारे में बहुत गलत सलत लिखते थे। गलत सलत का मतलब ये है, गलत नहीं, जो उनकी पोल पट्टी थी वो खोलते थे कि किस प्रकार का अत्याचार, किस प्रकार का सिविल वॉर ये दूसरे देश में करवाते हैं, है ना, इनके परमाणु कार्यक्रम क्या क्या चल रहे हैं, सैनिक कार्यक्रम क्या क्या चल रहे हैं, और उससे विश्व को क्या नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका उनसे बड़ा चिढ़ा हुआ था और उनको खोज भी रहा था। फिर लंदन में ये देखे जाते हैं और जब इनको देखा जाता है तो लंदन की पुलिस इनको पकड़ती है, अमेरिका के कहने पे पकड़ने जाती है। पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, है ना, तो इन्हीं देशों में से एक देश का यहाँ पर एम्बेसी होता है और वो इस एम्बेसी में घुस जाते हैं
और उस देश का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो वहाँ अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पर जो ब्रिटेन की जो पुलिस है वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो एम्बेसी जो है वो भले ब्रिटेन में है पर वो दूसरे देश का दूतावास है ना। और किसी दूसरे देश की एम्बेसी में घुसना मतलब उस देश में घुसने के बराबर है। ठीक, तो बिना परमिशन के आप घुस नहीं सकते। तो जूलियन असांजे कई समय तक, एक लंबे मतलब आप मान सकते हैं 3 से 4 साल तक कम से कम वहाँ पर छुपे ही रहते हैं। छुपे भी नहीं इस सेंस में कि वो वहाँ पर रोज़ एम्बेसी की छत पर जा रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ पुलिस है, पुलिस भी वेट कर रही है कि कब बाहर निकलें। तो ये चीज़ चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको घरेलू सीमा बोलते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत की घरेलू सीमा कहाँ तक सीमित है ना अर्थव्यवस्था में। तो हो सकता है कि ऑप्शन दे दें छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ ये तो सही है। फिर एक दो यूनियन टेरिटरी का नाम दे देगा, फिर दे देगा अमेरिका में स्थित भारत की एम्बेसी। तो आपको लगेगा यार अमेरिका में है तो कहाँ घरेलू सीमा हो, तो अमेरिका में है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ख्याल रखिएगा। तो आप घरेलू सीमा का मतलब समझ गए होंगे। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अपन डोमेस्टिक बाउंड्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और टर्म है सामान्य। तो अगला जो महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों वो है सामान्य निवासी। निवासी का मतलब आप लोग जानते हैं। निवासी का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति हो जो कहीं निवास करता हो, है ना। तो देखिए किसी देश के लिए कोई सामान्य निवासी वो व्यक्ति होगा जो उस संबंधित देश का जो भी आर्थिक गतिविधि है उसमें उसकी रुचि हो और वो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक उस देश में रह रहा हो, चाहे उसके पास नागरिकता ना हो, है ना। भले नागरिकता ना हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। नागरिकता ना होने के बाद भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का सामान्य निवासी होगा। कब? जब वो 1 साल से लंबे समय तक वहाँ रहे और उसकी आर्थिक रुचि हो, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट है ना उस देश में हो। और यहाँ पे सामान्य निवासी का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पर कुछ ऐसे लोग जिनकी आर्थिक रुचि भी है, एक लंबे समय से उस देश में रह भी रहे हैं, पर वो वहाँ के सामान्य निवासी नहीं कहलाए जाएंगे। तो वो कौन लोग हैं? एक्सेप्शन है, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए विदेशी पदाधिकारी। ठीक है, WHO का हो सकता है कोई, दिल्ली में मान लीजिए जैसे इंटरनेशनल सोलर एलायंस गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो अब जो विदेशी वहाँ रहते हैं उनको सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। ठीक है, डिप्लोमेट्स हो गए, विदेशी सशस्त्र सेना के जो सदस्य हैं, है ना, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में कार्य करने वाले विदेशी नागरिक भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक की जो बेसिक चीज़ें थी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर तो ठीक है, नहीं आई होंगी तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बिना फिर आगे आपका समझना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप वो समझ चुके हैं तो आगे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की 2 अवधारणाएं हैं, है ना। एक तो ये है कि जब हम लोग इस अवधारणा का प्रयोग घरेलू स्तर पर करते हैं, ठीक है, तो इसको घरेलू आय बोल देते हैं। और जब राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं तो इसको राष्ट्रीय आय बोल देते हैं। अब कैसे घरेलू स्तर पे और कैसे राष्ट्रीय स्तर पे, ये दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ इस पर देखिए। इस तरफ दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय को देखते हैं, इस तरफ अपन घरेलू आय को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, घरेलू आय, है ना, तो घरेलू आय का मतलब अगर आप शब्द से समझने की कोशिश करें तो ऐसी आय जो घरेलू सीमा के अंदर हो रही होगी, तभी तो उसको घरेलू आय बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको घरेलू सीमा के बारे में बताया वो आप समझ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उस घरेलू सीमा में हो सकता है कि निवासी भी हो और हो सकता है कि निवासी ना भी हो। ठीक है, तो घरेलू सीमा में अगर मान के चलिए कि जो भारत की घरेलू सीमा है ये, ठीक है, तो इसमें निवासी और गैर निवासी, ठीक है,
दोनों जितना आय अर्जित करेंगे वो प्लस हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ निवासी ऐसे भी होंगे जो हमारी घरेलू सीमा के बाहर आय अर्जित कर रहे हैं, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय आय में इसका सीधा उल्टा कर देंगे हम लोग कि घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय को शामिल करेंगे, लेकिन जो गैर निवासी थे, है ना, इनको इनको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। और निवासी जो हमारे थे, जो बाकी वर्ल्ड में जा कर के पैसा कमा रहे हैं, उसको ले आएंगे। तो राष्ट्रीय आय में महत्व किसका होगा? निवासियों का। और घरेलू आय में महत्व किसका रहेगा? बाउंड्री का, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है कि जब घरेलू आय की बात होगी तो निवासी पैसा ला रहा है कि गैर निवासी ला रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, घरेलू आय में होना चाहिए। और वही जब राष्ट्रीय आय की बात होगी तो घरेलू सीमा से पैसा लाए या घरेलू सीमा के बाहर से पैसा लाए, लेकिन जो निवासी है सिर्फ उसी का काउंट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। साधन लागत और बाजार मूल्य, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत सरकार ने जीडीपी के जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। पहले जीडीपी जो होती थी वो साधन लागत पे कैलकुलेट होती थी और अब बाजार मूल्य पे कैलकुलेट होती है। तो देखिए साधन लागत, यहाँ पे आप देखिए सीधा सीधा जो है सूत्र है साधन लागत और बाजार मूल्य का। तो पहले समझते हैं साधन लागत है क्या। तो कोई भी दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर बन रही है, मान लीजिए एक छोटा सा ईयरफोन भी बनता है, उसको बनाने में अगर 100 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? साधन लागत हो जाएगा, यानी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। पर जब वही ईयरफोन मार्केट में बिकने जाता है तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो उसका प्राइस बढ़ा देती है। उस पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लगता है अभी तो, है ना। तो जीएसटी लगने के बाद क्या होता है कि उसका मार्केट वैल्यू तय होता है। पर सरकार क्या करती है? सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो एग्जांपल मानिए कि यहाँ पे ईयरफोन जो था वो 100 रुपये का था, 50 रुपये आ गई अपनी जीएसटी, पर सरकार इसमें 30 रुपये आपको सब्सिडी भी दे रही है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपीज़। तो हो जाएगा बाजार मूल्य, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या है, अपना फॉर्मूला है। हो सकता है कि सरकार जितना टैक्स लगा रही हो उतना का सब्सिडी भी दे दें, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा। पर आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, टैक्स ज़्यादा होता है और सब्सिडी थोड़ी कम ही होती है, ठीक है। ये रिलेशन आप समझ गए हैं। अब देखिए एक और पॉइंट जो थोड़ा अलग से है कि सकल मूल्य और निवल मूल्य, यानी कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में से जब हम लोग जो मूल्य ह्रास है उसको माइनस कर देते हैं तो निवल मूल्य निकलता है। यानी कि आपने कोई गाड़ी खरीदी थी, मान लीजिए 100 रुपये की, समझने में आसान है इसीलिए 100 का एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी 2 साल चलाने के बाद उसमें वो गाड़ी पुरानी हुई है, उसका जो वैल्यू है वो कम हुआ है, तो मान लीजिए 20 रुपये कम हुआ है। तो अब जो नेट वैल्यू होगा उसका क्या होगा? 80 रुपीज़। तो ये है उसका नेट वैल्यू। और ग्रॉस वैल्यू क्या था? 100 रुपये था। अब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं दोस्तों, चलिए अब मैं उसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है एनएनपी और यहाँ छोटा सा एफसी लिखा है, यहाँ पे जीडीपी लिखा है और यहाँ पे छोटा सा एमपी लिखा है, ठीक है। तो देखिए जो पहला वाला एन है इसका मतलब है नेट, और यहाँ पर सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो देखिए जो पहला वाला एन है उसका मतलब यहाँ पर क्या है? नेट है, ओके। और यहाँ नेट मतलब कि निवल मूल्य जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो जी है उसका मतलब क्या है? ग्रॉस, यानी सकल मूल्य, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एन है सेकेंड वाला वो है नेशनल, यानी राष्ट्रीय आय वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, निवासी वाला। और पी का मतलब होता है दोस्तों सिंपल, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस या गुड्स। तो स्टार्टिंग के जो दो है उसको आपको ध्यान देना है। और जो एफ सी है इसका मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल तरीके से अगर अपन ये समझें, एफ सी को समझते हैं सबसे पहले। तो एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट है ये। इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होगा। फैक्टर कॉस्ट है, साधन लागत है, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। पर यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स होगा,
ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो ये पहला वाला एन है नेट, इसका मतलब कि इसमें से मूल्यह्रास जो है, डिप्रिसिएशन जो है, उसको शामिल नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस लिया गया है, तो इसमें यहाँ पे 80 रुपये वाली वैल्यू पिछले एग्जाम्पल की, और यहाँ पे 100 रुपये वाली वैल्यू ले ली गई है, ठीक है। और जो बीच का एन है इसका मतलब है कि निवासी, और यहाँ पे जो डी है इसका मतलब है डोमेस्टिक बाउंड्री। तो मैंने आपको निवासी और घरेलू सीमा वाला भी जो कॉन्सेप्ट था बताया था, तो दोनों यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, एनडीपी निकाल सकते हैं आप। एनडीपी का मतलब जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर जीएनपी निकाल सकते हैं, एनएनपी निकाल सकते हैं, एनडीपी निकाल सकते हैं ना। जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे फिर आप बता सकते हैं कि ये जो है नेट वैल्यू है कि ग्रॉस वैल्यू है। घरेलू सीमा का ख्याल रखना है इसमें, कि इसमें राष्ट्रीय आय का ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनएनपी और साथ में लिखा है मार्केट प्राइस। तो ये जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, यही है हमारी राष्ट्रीय आय, ठीक है। भारत सरकार ने जो चेंजेस किया था वो ये किया था कि इसको एफसी से हटा के एमपी कर दिया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी नेशनल इनकम है टोटल, ठीक है, उसको हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रीय आय अगर 100 रुपये है और जनसंख्या 10 है, तो नेशनल जो प्रति व्यक्ति आय हो क्या निकलेगी, वो 10 रुपये निकलेगी। पर वही अगर जनसंख्या बढ़ जाए, ये 50 हो जाए, तब क्या होगा दोस्तों। तब अगर 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा सीधा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या कम होगी वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा सूचकांक होता है। इसीलिए क्या होता है, अल्प विकसित और विकासशील जो देश होते हैं उसमें पर कैपिटा इनकम कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। मेन प्रॉब्लम ये है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी इनकम हैं, ऐसे भी आइटम्स हैं जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण आय मैंने आपको शुरू में बताया है, जो एक पक्षीय होता है ना, जैसे बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन। दूसरा है स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, इसको भी हम लोग जो है नहीं काउंट करते हैं। अगर आपने खुद के लिए मैगी बनाई है, खुद के लिए चिकन बनाया है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। जो पुराने वस्तु हैं उनका क्रय विक्रय भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले बार के जीडीपी में हो चुके हैं। जो शेयर्स होते हैं उनका लेन देन जो होता है उसको भी नहीं करते। और विशुद्ध रूप से जो किया गया वित्तीय लेन देन है, जैसे आपने अपने दोस्त को 100 रुपये दिए, अब वो आपको वापस ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए करता भी है 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, तो वो सब फिर आपके इसमें काउंट नहीं होगा नेशनल इनकम में, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना क्लास समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को फिर देखिए। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जो भी चैलेंजेस हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड और भारत सरकार ने क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि वो चेंजेस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में सीधा डायरेक्ट महत्व रखती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आएंगे अभी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और पुराने वीडियोस को भी रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इकॉनमी में सबसे अच्छी बात है कि आपस में रिलेट होती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।